फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था सिंधु घाटी सभ्यता। जब पूरे इतिहास को देखेंगे ना तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था वो कब हो गया था? 1750 में। कब? 1750 बीसी में। उसके बाद लगभग 200 साल का गैप रहा, ठीक है, 200 साल के आसपास का। और उसके बाद एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई जिसको कहते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। देखिए 1750 में क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। नहीं पता सिंधु घाटी सभ्यता क्या है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वाले वीडियो को देख लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता वाला, तो फिर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। लगभग 200 साल के बाद, 200 साल तक कुछ नहीं हुआ इतिहास के कालखंडों में, लेकिन 200 साल के बाद एक सभ्यता का उदय हुआ जिसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति और वैदिक काल। देखा जाए तो आपके जो 12th वाले जो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से मुख्य रूप से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि हाँ भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, वैसा नहीं है चैप्टर ये। सिंपल्स में ऑब्जेक्टिव में 2-4 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, पिछले एग्ज़ामों में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ज़्यादातर आपको विस्तार नहीं मिलेगा, जैसे आपने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था या फिर इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था, प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में, तो उस तरीके का क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें सिंपल कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स मिलेंगे जिसके आधार पर हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और वही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो बिना डाउट के हुए आप जो भी नोट्स में लिखा है वो आप बना लेंगे। मैप ये वाला जो दिया है वो बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है जी। चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग। अब है कि वैदिक सभ्यता, और यहाँ पे 3 नाम लिखा हुआ है। तो वैदिक सभ्यता का टाइमलाइन क्या हो गया? 1500 से लेके 600 ईस्वी तक का जो काल है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैदिक सभ्यता का काल कहते हैं। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का जो काल है उसको कहते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता का काल। इसे वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति और या वैदिक काल कहते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। सभ्यता पहले ही हम आपको बताए हैं पिछले सिंधु घाटी वाले चैप्टर में कि संस्कृति का ही एक विस्तृत रूप क्या है? सभ्यता है। जब वो किसी क्षेत्र, बड़े क्षेत्र विशेष पे हो जाए, यदि कोई छोटे क्षेत्र में हो तो उसको बोलते हैं संस्कृति, और वही जब बड़े क्षेत्रों में हो जाता है तो उसको बोलते हैं सभ्यता। जैसे भारत में बिहार एक राज्य के रूप में है तो बिहार की संस्कृति हम कहते हैं, लेकिन जब हम पूरे ओवरऑल बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भारतीय सभ्यता के लोग हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी तरीके से सभ्यता क्या है? संस्कृति का एक विस्तृत रूप है। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें संस्कृति में होती है उसी को विस्तृत क्षेत्रों में यदि किया जाता है तो उसको बोलते हैं सभ्यता। काल, एक टाइमलाइन के बीच का जो पीरियड होता है उसको काल के रूप में देखते हैं। तो तीनों नाम एक ही हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या जान सकते हैं। अब वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ये जानना ज़रूरत है। इसमें और डीप पढ़ा जाता है, इसका अलग अलग नाम है इन क्षेत्रों का, तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 3 देश है हमारा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इन 3 देशों में वैदिक सभ्यता का विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। अफ़गानिस्तान का जो सबसे इधर वाला इलाका है, पूर्वी इलाका, पूर्वी और दक्षिणी कहिएगा, पूर्वी इलाके में, और पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र, और भारत का ये वाला क्षेत्र, ऊपर में आप जम्मू कश्मीर का रीजन से लेके नीचे में गुजरात, महाराष्ट्र, क्या कुछ रीजन, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह, यूपी, झारखंड, ये सब ये जो इलाका है पूरा, इसको राज्य के आधार पर पहले नहीं जानते थे। इसको कहते हैं गंगा का मैदान, सिंधु नदी का मैदान और यह अफगानिस्तान का क्षेत्र। ये 3 क्षेत्रों में क्या था कि वैदिक सभ्यता का विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। अब बोलोगे सर नदी घाटी के आधार पे ही नाम क्यों दे रहे हो? आप बोल रहे हो गंगा का, सिंधु का, जो कि पहले का जो कालक्रम था ना, पहले जो लोग बसते थे ना वो नदियों के आधार पे ही बसते थे, क्योंकि उनको जल का साधन के रूप में नदी के अलावा कुछ तो ऑप्शन है नहीं। आज तो पंपिंग सेट है ना, आज आपके पास कल का ऑप्शन है, नल का ऑप्शन है, लेकिन पहले तो ऐसा कोई ऑप्शन हुआ नहीं करता था, तो फिर इससे इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती थी। तो नदी के आधार पर ही नावों का उल्लेख मिलता है हम लोगों को देखने को। तो इस सभ्यता का जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ था? 3 जगहों पे था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में। 3 जगह पे क्या था? इस सभ्यता का विस्तार हम लोग को देखने को मिल जाता है। एक चीज़ है कि सभ्यता का उदय कैसे हुआ, तो इस सभ्यता के उदय में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं वो लोग, वो है आर्य लोग। कौन है? आर्य। आर्य के बारे में कहा जाता है कि ये जो लोग थे वो इस सभ्यता के ये उदय के में एक कारक के रूप में जाने जाते हैं। और ये कहाँ के लोग थे? तो ये आज का जो देश है अफगानिस्तान के ऊपर वाला इलाका, जो आप यदि एटलस हो आपके पास तो उसमें दिख जाएगा, मैप वगैरह भी होगा वर्ल्ड का तो उसमें दिखेगा। अफगानिस्तान के ऊपर वाला इलाका, 5 जो देश है उसको बोलते हैं मध्य एशिया कंट्री।
मध्य एशिया देश, मिडिल कंट्री बोलते हैं, सेंट्रल एशिया कंट्री बोलते हैं उसको। सेंट्रल एशिया कंट्री में 5 देश है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या, ये मध्य एशिया का क्षेत्र। और इसी क्षेत्रों में से जो लोग आए थे उनको बोलते थे आर्य, और ये आर्य अफगानिस्तान से होते हुए आए थे, और इन्होंने इन क्षेत्रों में एक सभ्यता का विस्तार किया था, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या है, तो एक है ये ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानते हैं हम लोग। चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अभी हमको बता दिए वैदिक सभ्यता का उदय कैसे हुआ, तो वैदिक सभ्यता का उदय आर्यों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, आर्यों के द्वारा हुआ, ठीक है। अब चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो आपको जो भी मिलेगा मटेरियल वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसलिए हम लोगों ने बनाया ही नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ही आपके काम का है, ये देख लीजिए। इसमें पूछा जाता है, पहला कि क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है कि वेद की संख्या कितनी होती है, तो वेद की संख्या क्या है, 4 है, क्या, जिसका नाम निम्न प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 ये वेद के नाम है। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, नीचे में ऑप्शन रहेगा 5, 4, 6 ये सब, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप आंसर 4 मारिएगा। नाम नहीं पूछता आपको, नाम हमने आपको बता दिया एक्स्ट्रा में। एक जो है ना कि वेद का जो वो है, वेद का क्या है वो ये है कि वेद दो, जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं ना, तो वैदिक सभ्यता का 2 कालखंड हमको देखने को मिलता है, और 2 कालखंड आगे फिर आपको पता चलेगा कैसे डिफरेंस है। एक्चुअली लोहे के प्रयोग के आधार पर ना 2 कालखंडों का डिवीजन देखने को मिल जाता है। इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं था, लगभग 1500 से 1000 में, 1000 से 600 के काल में लोहे का प्रयोग होता है। लोहे का प्रयोग मतलब लोहे की खोज होती है, तो खोज होती है तो प्रयोग होना शुरू हो जाता है। पहले उसके पहले जानकारी नहीं थी तो लोग नहीं यूज करते थे उसका, ठीक है। तो आगे देखिए, तो ऋग्वैदिक साहित्य का उदय, जिसमें ऋग्वेद का उदय पहले किसमें हुआ था, ऋग्वेद का जो उदय हुआ था वो इस काल में हुआ था, ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में 1500 से 1000 ईस्वी में ऋग्वेद का उदय हुआ, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईस्वी के बीच में 3 और वेद का उदय हुआ, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जानकारी मिलता है। इसके बारे में हमको तनाव नहीं लेना, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। विवाह का प्रकार कितना है, 8 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 होती है। महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, मतलब जितने भी पॉइंट है ना वो क्वेश्चन के रूप में बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं हर बार, मतलब हर एग्जाम में फिक्स होता है कि हर साल जो भी एग्जाम होता है, मतलब ये जो एग्जाम होता है 12th का, तो प्रत्येक साल में ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में बनते हैं। तो मनुस्मृति कितने प्रकार का है, मनुस्मृति में विवाह का जो प्रकार है वो कितना है, 8 प्रकार है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में। और इसकी रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। नेक्स्ट है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट, महाभारत में, ठीक है, महाभारत में क्या है, गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, भीष्म को संबोधित किया जाता है। महाभारत में गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। नेक्स्ट, संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धता एवं पवित्रता। और संस्कार की संख्या कितनी है, तो 16 है। संस्कार की पूरी जो संख्या है वो कितनी है, 16। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। वैदिक काल में राजा अपने लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता था जो निम्न प्रकार है। इसमें ना आपसे यज्ञ के आधार पे, कार्यक्रम के आधार पे पूछ लेता है कि यह कार्यक्रम कब होता था, ठीक है। जैसे राज्याभिषेक, तो वैदिक काल में जो राजा क्या करता था, अपने लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाता था, और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या है, निम्न नाम है। पहला है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का मतलब था राजा को जब पद पे बिठाया जाता था, गद्दी पे बिठाया जाता था, तो उस समय जो संस्कार किया जाता था उसको बोलते हैं राज्याभिषेक। क्या, राज्याभिषेक मतलब तिलक चंदन वगैरह करके फिर आप क्या करते हो, आरती उतारते हो, फिर कुछ करते हो थोड़ा बहुत, तो उसके बाद बैठा देते हो। नेक्स्ट, राजस्व यज्ञ। यह संस्कार राज्याभिषेक से बृहत था पर यह अनिवार्य नहीं था। मतलब राजा के लिए ही किया जाता था, और ये राज्याभिषेक से बहुत बड़ा था। मतलब इसमें विधि जो थी वो राज्याभिषेक में जो विधि होती थी उससे ज़्यादा विधि इसमें होता था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। ये राजा करना चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। नेक्स्ट है आपका वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में है, यह राजा को नव यौवन प्रदान करने के लिए
नव यौवन प्रदान करने के लिए क्या आता था, इसी यज्ञ से जुड़ा एक अनुष्ठान रथ का दौड़ आयोजन था। मतलब नव यौवन प्रदान करने के लिए, मतलब राजा हष्ट पुष्ट रहे, ये सब रहे, तो हमेशा ऊर्जावान रहे, इसके लिए ये यज्ञ करवाया जाता था, वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। और इसमें एक रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जिससे राजा को हमेशा रथ में जिताया जाता था। रथ दौड़ में मतलब रेसिंग समझते हैं ना, साइकिल रेसिंग आज के डेट में, उस समय पे रथ का रेसिंग होता था और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें अंततः राजा जीतता था। इससे पता चलता था कि राजा क्या है, बलवान है, नव यौवन है। नेक्स्ट आएगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसका उद्देश्य राजा के राज्य के विस्तार के लिए था तथा प्रजा के सुख समृद्धि के लिए था। इसमें क्या करता था, राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए यह यज्ञ करवाता था। मुख्य रूप से ये माना जाता है कि राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए ही इस यज्ञ को जाना जाता है। एक घोड़े को क्या किया जाता था, यज्ञ के दौरान छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जितना जगह पे अपना चल के आ जाएगा, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, उस राजा का हो जाएगा जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। यदि वो बीच में किसी राजा ने, दूसरे राजा ने घोड़ा को रोक दिया, तो उससे ये युद्ध करता था, और फिर जब जो जीतता था वो उसका क्षेत्र होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था है, वो 4 आश्रम व्यवस्था की बात की गई है। और आश्रम व्यवस्था का जो डिवीजन है वो ना कुछ 100 एज को मान के, एक एज को मान लो 100, और 100 को मान के डिवाइड किया गया है। ये लगभग 0 से 25 के वर्ष का एज है। आज के डेट में जो लोग स्टूडेंट होते हैं ना 0 से 25 के एज में, तो उस समय से 0 कहना ठीक नहीं है, और 1 से लेकर 25 कह लो आप। तो इस एज में जो 25 तक के जो है उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। फिर 25 से 50 के एज को बोलते हैं गृहस्थ, और 50 से 75 के एज को बोलते हैं वानप्रस्थ, और 75 से 100 के एज को बोलते हैं संन्यास का जीवन। तो 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 4 कितने प्रकार के आश्रम व्यवस्था, तो 4 आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।